वेलकम दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के ज्योग्राफी के यानी भूगोल के इकाई 1 का पहला चैप्टर भारत संसाधन और उपयोग को पढ़ेंगे। यह पार्ट 1 है। पार्ट 2 जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा और जिस दिन यह चैप्टर समाप्त होगा उस दिन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ को ओपन कर सकते हैं, इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। तो इकाई 1 है। इस पाठ में हम लोग भारत के संदर्भ में इसके संसाधन को पढ़ेंगे और उन संसाधनों के क्या उपयोग है उसको पढ़ेंगे। चूंकि आज फर्स्ट क्लास है तो आज हम लोग भूगोल के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज है, उस नॉलेज को जान लेते हैं। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है और इरेस्टोस्थनीज ने सर्वप्रथम जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था। तो भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? हिकेटियस को। याद कर लीजिएगा, हिकेटियस 10 बार कहिएगा तो याद हो जाएगा। तो भूगोल के पिता हिकेटियस हैं और इरेस्टोस्थनीज ने सबसे पहले जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था तथा यूनानी विद्वान पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी चपटी नहीं है। तो सबसे पहले पाइथागोरस ने बताया था कि पृथ्वी चपटी नहीं है और पाइथागोरस प्रमेय आप लोग मैथ में पढ़े ही होंगे, जिसमें त्रिभुज के बारे में इसमें बताया गया है। पाइथागोरस एक मैथमेटिशियन थे, एक गणितज्ञ थे और यह यूनान के रहने वाले थे। इसी ने बताया था कि पृथ्वी चपटी नहीं है, यानी पृथ्वी गोल है। लेकिन गोल है तो पूरी तरह से गोल नहीं है, वह संतरे के जैसा गोल है। तो सबसे पहले यूनानी विद्वान पाइथागोरस ने बताया था कि पृथ्वी चपटी नहीं है। भूगोल किसे कहते हैं? तो भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। कोई पूछे कि भूगोल से क्या समझते हैं या भूगोल क्या है, तो आपको जवाब देना है भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। पृथ्वी के बारे में हम लोग जो कुछ भी पढ़ते हैं वही भूगोल है। उसी को जियोग्राफी कहा जाता है, उसी को ज्योग्राफी कहा जाता है। तो भूगोल वही ज्योग्राफी होता है और ज्योग्राफी शब्द का यानी जियोग्राफिका शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो थे वह इरेस्टोस्थनीज ने किए थे और इसी जियोग्राफिका शब्द से ही ज्योग्राफी बना हुआ है। यानी ऐसा शास्त्र जिसमें पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप और उसके प्राकृतिक विभागों जैसे पहाड़, महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील, वन आदि का अध्ययन करते हैं भूगोल कहलाता है। जिस शास्त्र में यानी जिस पुस्तक में हम लोग पहाड़ के बारे में, महादेश के बारे में, देश के बारे में, नगर के बारे में, नदी के बारे में, समुद्र, झील, वन के बारे में अध्ययन करते हैं उसे भूगोल कहते हैं। और यह जो ज्योग्राफी है, इस ज्योग्राफी में टोटल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इस ज्योग्राफी में पहाड़ के बारे में, महादेश, देश, नगर, नदी, समुद्र, झील सबके बारे में अध्ययन करेंगे। सबके बारे में जो 10th क्लास में दिया हुआ है उसको अध्ययन हम लोग एक सीरियल से पढ़ेंगे। इसको पढ़ लीजिएगा तो भूगोल आपका लगभग कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और भूगोल को शुरू से लास्ट तक पढ़िए, आपका भूगोल बिल्कुल पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा। संसाधन का महत्व, क्योंकि चैप्टर ही है भारत संसाधन और उपयोग। तो संसाधन के बारे में हम लोग जानेंगे, संसाधन के क्या महत्व हैं, उनके क्या उपयोग है, इसके बारे में जानेंगे। संसाधन किसे कहते हैं? तो उपयोग में आने वाली प्रत्येक वस्तु को संसाधन कहते हैं। जैसे कागज उपयोग में आता है अतः कागज संसाधन है, मोबाइल उपयोग में आता है, मोबाइल संसाधन है, लकड़ी उपयोग में आता है, लकड़ी संसाधन है। यानी जिस वस्तुएं हमारे उपयोग में आती हैं, जो वस्तुएं हमारे उपयोग में आती हैं वह सभी संसाधन है। कपड़ा, मोबाइल, टेलीफोन, कंप्यूटर से लेके हर एक चीज, मिट्टी, खनिज, वन जीव, वनस्पति, जलीय जीव, जल, वायु, हवा, सूर्य का प्रकाश, यह सभी क्या है? संसाधन है। तो उपयोग में आने वाली प्रत्येक वस्तुएं संसाधन कहलाती है। अतः अगर कोई संसाधन की परिभाषा पूछे तो आपको बताना है उपयोग में आने वाली प्रत्येक वस्तुएं संसाधन है। मानव भी एक प्रकार का संसाधन है। जैसे भूमि, मृदा, जल और खनिज भौतिक संसाधन है। यानी जो निर्जीव चीज है वह भौतिक संसाधन होंगे और जो सजीव चीज होंगे वह जैविक संसाधन होंगे। जिसमें भूमि, मिट्टी, जल और खनिज। खनिज जिससे धातु प्राप्त करते हैं, जैसे लोहा प्राप्त करते हैं या सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, तांबा, ये सब प्राप्त करते हैं। तो भूमि, मृदा, जल और खनिज यह सब भौतिक संसाधन है
तथा वनस्पति जिसका मतलब जंगल, और वन जीव, वनों में रहने वाले जीव को वन जीव कहा जाता है, और जलीय जीव, जलों में रहने वाले जीव को जलीय जीव कहा जाता है, जिसमें मछली से लेकर मगरमच्छ तक आते हैं। यह सभी जैविक संसाधन हैं। एक भूगोलविद है जिनका नाम जिमरमैन है। जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं है, संसाधन बनते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछा जाता है कि किसने कहा था संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं। तो भूगोलविद जिमरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं। संसाधन के प्रकार। अब हम लोग संसाधन के प्रकार जानेंगे। संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, तब विभिन्न आधार पर संसाधन के प्रकार को समझने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जैव संसाधन और दूसरा होता है अजैव संसाधन। जैव संसाधन किसे कहते हैं, तो ऐसे संसाधन जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है, यानी जीवों से होती है, उसे जैव संसाधन कहते हैं, तथा जिसकी प्राप्ति निर्जीव वस्तुओं से होती है उसे अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य सजीव है, वनस्पति यानी पेड़ पौधे, मत्स्य यानी मछली, पशुधन एवं अन्य प्राणी समुदाय, यह सभी जैव संसाधन है। और जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं वह सब अजैव संसाधन कहलाती हैं। जैसे चट्टानें हो गई, यानी पृथ्वी की जो कठोर परतें होती हैं उसी को हम चट्टान कहते हैं, जो पथरीला होता है। चट्टानें, उसके बाद धातु और खनिज, यह सभी अजैव संसाधन हो गया। नेक्स्ट, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोग उपयोग करते हैं, तो उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक ऐसा संसाधन होता है जो समाप्त हो जाता है, और एक ऐसा संसाधन होता है जो पृथ्वी पर से समाप्त नहीं हो सकता है। तो उसी आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं। एक नवीकरणीय संसाधन होता है और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन होता है। तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या आंतरिक प्रक्रिया द्वारा नवीनीकृत या पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। जिस संसाधन को हम फिर दोबारा प्राप्त कर सकते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सूर्य का ऊर्जा दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, तो सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा यानी हवा को हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। जल को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, यानी जल विद्युत जो है वह इसे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। जल से जो बिजली बनता है उसको हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। यह समाप्त होने वाला नहीं है। उसके बाद वन को भी हम लोग वन लगा के फिर दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। और वन जीवों को भी हम लोग उसके पैदावार को, उसकी संतान को बढ़ाकर वन जीवों को संख्या को भी हम बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से जिन्हें हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, तो ऐसे संसाधन जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद फिर दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे एक बार जब कोयला जल जाएगा तो वह राख हो जाएगा, फिर उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस पृथ्वी पर सीमित मात्रा में कोयला है और एक वक्त ऐसा आएगा कि इस पृथ्वी पर से कोयला का भंडार समाप्त हो जाएगा। उसी तरह पेट्रोलियम भी इस पृथ्वी पर सीमित है। एक बार इसके उपयोग के बाद फिर दोबारा इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। फिर दोबारा के लिए जो इस पृथ्वी के नीचे पेट्रोलियम पाया जाता है उसको निकालना होता है। अतः कोयला को भी हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, पेट्रोलियम को भी दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, और यह सभी एक न एक दिन समाप्त होने वाला है। इसलिए संसाधनों का हमें विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए ताकि आने वाले भविष्य के लिए भी कोयला को हम सुरक्षित रख सके और पेट्रोलियम को भी कोयला के लिए सुरक्षित रख सके। नेक्स्ट है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व का मतलब मालिक के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। तो मालिक के आधार पर यानी मालिकाना हक के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, अपने कब्जा के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। पहला है व्यक्तिगत संसाधन। तो ऐसे संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार में होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे आप अपने हाथ में मोबाइल लिए हैं, मोबाइल पर सिर्फ आपका अधिकार है,
किसी खास व्यक्ति का अधिकार है या आपके मम्मी पापा का अधिकार है। तो किसी खास व्यक्ति का अधिकार जिस पे होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे आपका घर है, इस पे सिर्फ आपके जो है पापा जी या आपके दादाजी का अधिकार होगा। तो जो किसी खास व्यक्ति का अधिकार क्षेत्र में होता है उसे हम व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे खेत होगा आपका, वह भी आपके अधिकार में होगा। घर होगा या आपका बाग बगीचा होगा, या फिर कोई मछली पालने के लिए तालाब खुदवाता है खेत में, या फिर कुआं होता है जिससे पानी पिया जाता है, तो आप भी अपने खेत में कुआं खुदवा सकते हैं। तो इस पे सिर्फ आपका अधिकार है। तो जिस संसाधन पे किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट है सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं। तो ऐसे संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार होता है उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। जैसे गांव में चारण भूमि यानी पशुओं के लिए चारा के लिए जो भूमि होती है वह किसी खास समुदाय के लिए हो सकती है, अतः वह सामुदायिक संसाधन हो गया। या फिर जो है कोई भी चीज हो गया, जैसे यहाँ पे वह पशुओं के लिए है तो सामुदायिक संसाधन हो गया, उसमें किसी का भी पशु जाकर चर सकता है, अतः इसमें सभी लोगों का अधिकार होता है। जो सामुदायिक संसाधन होता है इसमें सभी लोगों का अधिकार होता है। जैसे गांव में शमशान घाट होगा जहां मुर्दे को फूका जाता है या उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। जो कोई भी मर जाता है उनका अंतिम संस्कार शमशान घाट में किया जाता है। तो इस पे सिर्फ हिंदुओं का अधिकार होता है, संपूर्ण हिंदुओं का अधिकार होता है। तो हिंदू भी एक प्रकार का समुदाय है, अतः यह सामुदायिक संसाधन हो गया। उसके बाद मंदिर या मस्जिद परिसर, यह भी सामुदायिक संसाधन है। या सामुदायिक भवन, जिसमें जो है सामुदायिक भवन एक तरह का भवन होता है जिसमें लोग जो है जाकर आराम करते हैं या रह सकते हैं। तो यह भी एक प्रकार का भवन है जिसमें भेदभाव नहीं होता है। या तालाब जिसमें कोई भी पानी पी सकता है, या खेल का मैदान, यह सभी जैसे खेल का कोई भी मैदान हो सकता है जिसमें कोई भी जाकर खेल सकता है। तो यह सब किसी खास समुदाय के अधिकार क्षेत्र में होता है तो उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। तो देश या राष्ट्र के अंतर्गत आने वाले सभी संसाधन को राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे सड़क पर राष्ट्र का अधिकार होता है, देश का अधिकार होता है। स्कूल पर भी देश का अधिकार होता है या किसी राज्य किसी सरकार का अधिकार होता है। सड़क पर भी किसी भी सरकार का अधिकार होता है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे राज्य की सरकारें हों या फिर देश की सरकारें हों, है तो राष्ट्रीय ही न। कोई भी चीज हो गया वह सरकारी ही है, सड़क सरकारी है, स्कूल सरकारी है, अतः राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। कॉलेज सरकारी है तो जो भी सरकारी वस्तुएं होंगी वह सभी राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगी। जैसे सड़क, स्कूल, कॉलेज, यह सभी राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। तो हमारे भारत के नीचे भी क्या है, समुद्री रेखा के तट है। तो जैसे समुद्री रेखा है, यह जो है नीचे जो है समुद्र है। तो एक फिक्स एरिया होता है कि इस एरिया के अंदर ही आप किसी भी संसाधन का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद के एरिया में जो भी संसाधन मिलेगा वह सब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होगा। वह सब यूएनओ के देखभाल में उस संसाधन का उपयोग किया जाएगा, अतः वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। तो किसी भी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी के बाद जो भी संसाधन होते हैं वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। यानी जो समुद्री तट रेखा होती है उससे 2 किलोमीटर एरिया छोड़ के, जैसे केरल समुद्र के किनारे है तो इसका जो तट होगा इससे 200 किलोमीटर एरिया छोड़ के जो भी संसाधन मिलेगा, जैसे पेट्रोल मिल गया या पेट्रोलियम मिल गया या प्राकृतिक गैस मिल गया, कोई भी चीज मिल गया, वह सभी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। उस पे यूएनओ का अधिकार होता है, उस पे जो है अंतर्राष्ट्रीय एक संस्था है उसी संस्था का अधिकार होता है। और 200 किलोमीटर के अंदर जो कुछ भी मिलेगा, चाहे वह किसी भी राज्य का तट क्यों न हो, भारत का तट होना चाहिए और वह 200 किलोमीटर एरिया के अंदर होना चाहिए, तो वह राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे। और 200 किलोमीटर एरिया के बाद जो भी होता है संसाधन वह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। नेक्स्ट है विकास के स्तर पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं। तो विकास के स्तर पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। पहला है संभावी संसाधन,
ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना होती है, उसे संभावी संसाधन। संभावी यानी संभावना को बताया जा रहा है, पॉसिबिलिटी को बताया जा रहा है। तो ऐसे संसाधन जिसका अभी तक उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में उसको उपयोग करने की संभावना है, वही संभावी संसाधन कहलाती है। जैसे हिमालय क्षेत्र के जो खनिज होते हैं, जो अभी तक इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में, क्योंकि यह अभी खर्चीला है, तो भविष्य में अगर संसाधन की कमी पड़ेगा, खनिज का कमी पड़ेगा, तो फिर हिमालय को भी खोदा जाएगा। अतः हिमालय क्षेत्र के अंदर जो खनिज है वह संभावी संसाधन होंगे, क्योंकि इसका भविष्य में उपयोग किया जा सकता है। या फिर जो है यहाँ पे जो है राजस्थान और गुजरात क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा है, जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसका उपयोग सौर से लगाकर उसका उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद पवन चक्की लगाकर पवन ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन अभी ज़्यादा खर्च के कारण इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज है, ज़्यादा खर्च के कारण और ज़्यादा महंगा के कारण, ज़्यादा कठिनाई के कारण इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में इसका उपयोग करने की संभावना होती है, वही संभावी संसाधन कहलाती है। नेक्स्ट है विकसित संसाधन किसे कहते हैं। तो ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षण के पश्चात उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है, उसे विकसित संसाधन कहते हैं। ऐसा संसाधन जिसका सर्वेक्षण हो चुका है कि हाँ, पृथ्वी पर इतना ही कोयला है, इतना मात्रा में उपयोग करना है, उसकी मात्रा और गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है कि इससे अधिक अगर आप उपयोग कीजिएगा तो भविष्य के लिए यह चीज़ खतरा आ जाएगा, इस चीज़ की कमी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी हो जाएगी, जिसके कारण हमारा जीवन स्तर गिर जाएगा। इसलिए एक लिमिट लगा दिया जाता है कि इस संसाधन सर्वेक्षण करके एक लिमिट लगा दिया जाता है कि इतना ही आप उपयोग कर सकते हैं, तो वह जो है विकसित संसाधन होंगे। जैसे कहीं पे अगर किसी खास एरिया में कहीं अगर भूमिगत जल मिले तो फिर एक लिमिट लगा दिया जाता है कि हाँ, इतना देना है, इतना जल जो है प्रत्येक घर को यूज करना है, तो इस तरह से यह विकसित संसाधन कहलाएंगे। या फिर जो है कोई दूसरा चीज ले लीजिए, जैसे में सरकार जो आपको राशन देती है, तो यह एक लिमिट होता है, उसका मात्रा और गुणवत्ता होता है। तो विकसित संसाधन में कोयला और पेट्रोलियम हो जाएंगे। जो राशन होंगे, अनाज होगा, यह नहीं होगा। विकसित संसाधन में कोयला और पेट्रोलियम होगा, क्योंकि इसकी मात्रा और गुणवत्ता निर्धारण किया जा चुका है कि इतना ही इसका उपयोग करना है प्रत्येक देश के लिए। इससे ज़्यादा उपयोग कीजिएगा तब फिर भी आगे आने वाले समय में जो भविष्य की पीढ़ी है, उस पीढ़ी के लिए खतरा बन जाएगा। यानी जो आने वाली पीढ़ी है, उस पीढ़ी के लिए कोयला की कमी हो जाएगी, पेट्रोलियम की कमी हो जाएगी, जिसके कारण उनका जीवन स्तर गिर जाएगा। और पेट्रोलियम से ही देश चलता है। पेट्रोलियम में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, पैराफिन, मोम, यही सब चीज़ आते हैं। अब पेट्रोलियम में प्राकृतिक गैस नहीं मिले तो खाना किस चीज़ से बनेगा। उसके बाद पेट्रोल डीजल नहीं मिले तो देश की लगभग पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो पेट्रोलियम से ही चलती है, यानी पेट्रोल डीजल से ही चलती है। अगर यह रुक जाएगी तो फिर कोई भी देश रुक जाएगा। जैसे लॉकडाउन में नहीं चल रही थी गाड़ियाँ, तो देश की अर्थव्यवस्था जो थी वह माइनस में चली गई। तो यही विकसित संसाधन जो होता है, इसका सर्वेक्षण के पश्चात उपयोग हेतु मात्रा और गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है, वही होता है विकसित संसाधन, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। लेकिन कोई देश मानता नहीं है, पेट्रोलियम का भी दोहन हो रहा है, कोयला का भी दोहन हो रहा है। तो अगर हम लोग इसका विवेकपूर्ण उपयोग नहीं करेंगे तो आने वाले पीढ़ी के लिए थोड़ा खतरा हो जाएगा, उनके लिए कमी हो जाएगा कोयला, पेट्रोलियम या अन्य प्राकृतिक संसाधन। नेक्स्ट है भंडार संसाधन। ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम होते हैं, जिन्हें उच्च तकनीक के सहायता से ला सकते हैं, उसे भंडार संसाधन कहते हैं। जिस संसाधन को हाई टेक्नोलॉजी की सहायता से, यानी उच्च तकनीक के सहायता से उपयोग में ला सकते हैं, उसे भंडार संसाधन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन जो होता है वह काफी अधिक ऊर्जा देता है, लेकिन हाइड्रोजन को उपयोग करने के लिए हमें उच्च तकनीक चाहिए, अधिक टेक्नोलॉजी चाहिए। हाइड्रोजन में बहुत ज्यादा असीम यानी बहुत अधिक
क्षमता छिपी हुई है, लेकिन उच्च तकनीक के अभाव में यानी हाई टेक्नोलॉजी के अभाव में ऐसे संसाधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बाद में इसका उपयोग करेंगे तो यही भंडार संसाधन कहलाएंगे। हमारे पास जल है, इस जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। जल का जो सूत्र होता है वह H2O होता है। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, तो इसमें जो हाइड्रोजन होता है वह काफी अधिक ऊर्जा उत्पादन करता है, लेकिन जल से हाइड्रोजन निकालने के लिए हमें हाई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। जिसके पास भी उच्च तकनीक होगा, हाई टेक्नोलॉजी होगा, वही हाइड्रोजन ऊर्जा का उपयोग कर सकता है। तो उच्च तकनीक के अभाव में ऐसे संसाधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए यह भंडार संसाधन कहलाएंगे। ऐसे संसाधन जिसका उपयोग उच्च तकनीक के आधार पर किया जा सकता है, उच्च तकनीक से किया जा सकता है, उसे भंडार संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट है संचित कोश संसाधन। ऐसे संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश होते हैं। जो संचित कोश संसाधन होते हैं भंडार संसाधन के अंश होते हैं, जिसे उपलब्ध तकनीक के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन इसका अभी प्रयोग नहीं हो रहा है। यह भविष्य की पूंजी है। जैसे नदी का जल बह रहा है और उस पे अगर बांध बना दिया जाएगा तो उससे बिजली उत्पन्न होने लगेगा, जल विद्युत उत्पन्न होने लगेगा। तो भविष्य में उस पे बांध बना के हम जल विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन अभी उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, अतः यह संचित कोश संसाधन कहलाएगा। तो ऐसे संसाधन जिसका अभी उपयोग नहीं हो रहा है लेकिन भविष्य में उसका उपयोग होगा, वह संचित कोश संसाधन कहलाएगा। तो इस तरह से हम लोग संसाधन के बारे में पढ़ लिए। संसाधन जो होते हैं, संसाधन दो प्रकार के होते हैं उत्पत्ति के आधार पर, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, याद कर लीजिएगा। जिसकी प्राप्ति जैव मंडल से होती है जैव संसाधन, जिसकी प्राप्ति निर्जीव वस्तुओं से होती है अजैव संसाधन। जैव संसाधन में सजीव आ जाएगा जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, मछली। अजैव संसाधन में निर्जीव आ जाएगा जैसे चट्टान, मिट्टी, धातु, खनिज, यह सब अजैव संसाधन हो जाएगा। उपयोगिता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। ऐसे संसाधन जिसका उपयोग हम फिर दोबारा कर सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन जैसे सूर्य की ऊर्जा, पवन की ऊर्जा, जल विद्युत, वन एवं वन प्राणी। अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो ऐसे संसाधन जिसका उपयोग एक बार करने के बाद दोबारा नहीं कर सकते हैं, अनवीकरणीय संसाधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम। स्वामित्व के आधार पर यानी मालिक के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। व्यक्तिगत संसाधन जो किसी खास व्यक्ति के अधिकार में होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन जैसे घर, खेत, बाग बगीचा, कुआं, नल, जल, ये सब जितना भी होगा व्यक्तिगत संसाधन होगा। सामुदायिक संसाधन जो किसी खास समुदाय के अधिकार में होता है, जैसे गांव में चारण भूमि यानी चारा की भूमि, जैसे कोई भी जो है मैदान हो गया जिसमें पशुओं को चराया जाता है, या फिर शमशान घाट या मंदिर, मस्जिद, या फिर सामुदायिक भवन जिसमें सभी लोग एक साथ रह सकते हैं, भेदभाव नहीं होता, या तालाब में हर कोई नहा सकता है, खेल के मैदान में हर कोई खेल सकता है। तो जो किसी खास समुदाय का अधिकार क्षेत्र में होता है उसे सामुदायिक संसाधन कहते हैं, और जो किसी देश या राष्ट्र के अंतर्गत आता है उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, जैसे सड़क, स्कूल, कॉलेज या कोई भी सरकारी चीज होगा सब राष्ट्रीय संसाधन होगा। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसका नियंत्रण करती है उसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। तट रेखा से 200 किलोमीटर एरिया छांट के बाकी जितने भी संसाधन प्राप्त होते हैं सभी संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंतर्गत आती है। विकास के आधार पर संसाधन चार प्रकार के होते हैं। संभावी संसाधन जिसका हमें भविष्य में उपयोग में लाए जाने की संभावना है लेकिन अभी ज्यादा खर्च के कारण उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, वह संभावी संसाधन कहलाते हैं। जैसे हिमालय के अंदर के जो खनिज होंगे जिसका उत्खनन अभी नहीं हुआ लेकिन भविष्य में उसका हो सकता है, या राजस्थान के जो सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा है, या गुजरात क्षेत्र में पवन ऊर्जा है जहाँ पे हवाएं चलती है, पवन चक्की लगाकर या फिर सोलर सेल लगाकर सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अभी तक उसका उपयोग नहीं हो रहा है। भविष्य में इसका उपयोग करने की संभावना होती है, संभावी संसाधन कहलाएंगे। विकसित संसाधन जिसका सर्वेक्षण के पश्चात उपयोग हेतु मात्रा और गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इसके मात्रा और गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है कि पृथ्वी पर इतना ही कोयला, पेट्रोलियम है
और इस हिसाब से इसका उपयोग करना है। तो यह विकसित संसाधन कहलाएगा। भंडार संसाधन उस संसाधन को कहते हैं जहाँ पे उच्च तकनीक के आधार पे उसका उपयोग में लाया जा सकता है, हाई टेक्नोलॉजी के आधार पर। जैसे हाइड्रोजन में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, लेकिन उसके लिए हाई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। जिस देश के पास टेक्नोलॉजी होता है वह उपयोग करता है। जैसे जर्मनी में हाइड्रोजन से ट्रेन चलती है, तो जर्मनी के पास टेक्नोलॉजी अधिक होता है, इसीलिए वह जल से ट्रेन चलाता है। तो अधिक यह टेक्नोलॉजी के आधार पर चलती है। भारत के पास उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है, इसीलिए भारत में हाइड्रोजन से यानी जल से ट्रेनें नहीं चलती है। संचित कोश संसाधन किसे कहते हैं? तो ऐसे संसाधन जिसका उपयोग हम तकनीक के आधार पर कर सकते हैं, और इसे भविष्य की पूंजी कहा जाता है। संचित कोश संसाधन के जैसे नदी जल भविष्य में इसका उपयोग कर सकते हैं, इस पे बांध बना के और बिजली उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं बना हुआ है। तो कोई भी नदी है उस पे बांध बना के बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। यह एग्जाम्पल में है, अभी इसका उपयोग नहीं हो रहा है, लेकिन बाद में उपयोग करने की संभावना होती है, संचित कोश संसाधन कहलाती है। तो ये था चैप्टर 1 का पार्ट 1, चैप्टर 1 जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो इसके व्याख्या के बारे में हम लोग पढ़ लिए, इसके महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ लिए। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब काफ़ी पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें तथा अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।